हाय, कई बार हम अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशन में वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं या इवन ग्रेट इन्वेस्टर्स को भी वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जोर देते हुए सुनते हैं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ही यही है कि किसी भी एसेट में ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना यहाँ से हमें डाउनसाइड रिस्क कम हो एंड अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई हो। अगर हम एक्चुअल वैल्यू बाइंग सिनेरियो की बात करें तो उसमें जो पॉइंट्स आते हैं उसमें कंपनीज हाईएस्ट एवर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पोस्ट कर रही होती हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में उसके अकॉर्डिंग अभी तक अपरन नहीं लिया होता है, जिससे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग लो हो जाता है। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये है कि मैक्रो फैक्टर्स उस कंपनी के या सेक्टर के फेवर में होते हैं। इसके साथ जिस सेक्टर में पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट करती है वो भी ग्रोइंग सेक्टर होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी लो पीई पर हो, कंपनी ने रिसेंट में अच्छे रिजल्ट्स भी पोस्ट किए हों, लेकिन अगर उस सेक्टर की ही ग्रोथ फोरकास्ट फ्लैट है तो वहां हमें प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो आइडियल वैल्यू बाइंग सिनेरियो होता ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जिस इंडस्ट्री की कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं उसमें काफी हद तक वैल्यू बाइंग सिनेरियो दिख रहा है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी कंपनीज डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेने के लिए आप हमारी स्टडी को यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी स्टडी के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे एक एक्टिव सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। आप भी कुछ सेक्टर्स या कुछ कंपनीज को सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल लगेगा तो उसे भी जरूर कंसीडर किया जाएगा। आज हम जिन कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे उसमें हम वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए गए क्राइटेरिया पर ही स्टडी करेंगे। सारी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसलिए जो मैक्रो फैक्टर्स एंड इंडस्ट्री एनालिसिस है वो कॉमन ही रहेगा। आज जिस इंडस्ट्री पर डिस्कशन होगा वो पेपर इंडस्ट्री है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंडिया में अगर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो न्यूज़ प्रिंट 10% कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद स्पेशलिटी पेपर भी 10% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें टिश्यू पेपर एंड अदर्स कैटेगरी हैं। उसके बाद राइटिंग एंड प्रिंटिंग 25% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें कोटेड एंड अनकोटेड कैटेगरीज हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो पैकेजिंग सेगमेंट में है, जिसमें कार्टन बोर्ड्स एंड कंटेनर बोर्ड्स आते हैं, जिन्हें कॉरुगेटेड बोर्ड्स भी कहा जाता है, एंड ये 55% कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, तो ऐसे में आप पेपर इंडस्ट्री को पैकेजिंग इंडस्ट्री की प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 51 में सिर्फ 0.11 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन होता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर 20 मिलियन टन पर एनम हो गया है, एंड एस्टिमेट्स हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 22 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 के बाद एक बड़ा बूम देखने को मिला है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़े कारण हैं उसमें फर्स्ट है ग्रोथ जो प्राइमरली आ रही है पेपर बेस्ड पैकेजिंग से। इससे इंडस्ट्री 55% की रेवेन्यू जनरेट करती है, एंड इस सेगमेंट में 7 to 8% की ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं ड्यू टू राइज इन ई कॉमर्स, डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल डिमांड एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स। उसके बाद इंडिया का पेपर बेस्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी लास्ट के 5 ईयर्स में 4 टाइम्स बढ़ा है, एंड इंडिया लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव ईयर से नेट एक्सपोर्टर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने कितने करोड़ के पेपर एंड पेपर बोर्ड के एक्सपोर्ट किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 20, 21 एंड 22 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स में मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 11 में 522,000 टन्स के पेपर एंड पेपर बोर्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए, एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20, 21 एंड 22 में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देखें, जो ग्रीन लाइन है ये इंपोर्ट्स की है, एंड उसके बाद जो ग्रे लाइन है ये एक्सपोर्ट्स की है। इंपोर्ट्स जो थे वो फाइनेंशियल ईयर 19 तक पहले लगातार बढ़ते गए एंड उसके बाद ड्रास्टिकली नीचे आए, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये फाइनेंशियल 18 तक काफ़ी स्लो पेस में चल रहे थे, एंड फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद इसमें मैसिव ग्रोथ हुई है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जो भी चार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इनको पॉज करके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से स्टडी करें, जिससे आपकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्लैरिटी और भी बढ़े। इंडिया वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट है, एंड उसके रीजंस है बढ़ता हुआ लिटरेसी रेट, बढ़ते हुए स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नंबर्स एंड इंक्रीजिंग स्टूडेंट एनरोलमेंट्स। उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का बढ़ना एंड रेडी टू ईट प्रेफरेंस का बढ़ना भी कुछ रीजंस हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग जीडीपी, राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर भी एक बड़ा कारण है पेपर इंडस्ट्री में ग्रोथ का। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जिससे पेपर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है वो है इन्वायरमेंटल को लेकर कंसर्न एंड अवेयरनेस। इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को पेपर प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं। एंड हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ऑलरेडी बैन कर रखा है, पर ज़्यादा अल्टरनेट ना होने के कारण बैन का इम्प्लीमेंटेशन सीरियसली हो नहीं पा रहा था। बट अब स्लोली इस बैन का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई की ही न्यूज़ है कि असम गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023 एंड उसके साथ काफ़ी सारे स्टेट्स रीजन बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रही है, जिससे फर्दर पेपर इंडस्ट्री को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पेपर इंडस्ट्री उन अल्टरनेट्स को प्रोवाइड कर पा रही है। इंडस्ट्री ओवरव्यू के बाद अब हम रिस्पेक्टिव कंपनी का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। फर्स्ट कंपनी जेके पेपर लिमिटेड है। कंपनी जेके ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि काफ़ी फेमस ग्रुप है। इनको बिजनेस करना आता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड जेके टायर्स इनके कुछ फेमस बिजनेसेस हैं। कंपनी की प्रेजेंस पेपर इंडस्ट्री में 80 ईयर से है। कंपनी कॉपी और पेपर में मार्केट लीडर है एंड 30% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके बाद कोटेड पेपर में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है एंड 11% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। एंड नेक्स्ट पैकेजिंग बोर्ड में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है एंड इसमें 20% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी की पल्प प्रोडक्शन कैपेसिटी 4,75,000 टन पर एनम है एंड उसके बाद सेल्स करने वाले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 7,61,000 टन पर एनम है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच है विद 4 रीजनल ऑफिसर्स, 450 ट्रेड एंड ओवर 4,000 डीलर्स। उसके बाद जो कंपनी के प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। यहाँ से कुछ प्लांट्स रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज के पास हैं एंड कुछ लार्ज एंड कस्टमर एंड पोर्ट्स के पास हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। एंड उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स जनरेट किए हैं, हाईएस्ट एवर अबिटा जनरेट किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर रहे हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हाईएस्ट एवर रहे हैं। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी उसे जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पेपर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी वो आएगी पेपर बेस्ड पैकेजिंग से, क्योंकि यही सेगमेंट है जो इंडिया में फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है। हॉरिजन पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड स्क्यूरी पैक्स पैकेजिंग लिमिटेड में 85% स्टेक एक्वायर किया है एंड ये दोनों मिलकर इंडिया की लार्जेस्ट कोरुगेटेड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास कंट्री में 7 प्लांट्स हैं। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो कि ग्रीन एनवायरनमेंट पर ही बेस्ड हैं। कंपनी की सेल्स एंड रेवेन्यू के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के प्रोडक्ट की वॉल्यूम्स का बढ़ना, तो यहाँ मैं आपको 2005 के बाद का डाटा दिखाता हूँ। वॉल्यूम्स में 2005 के बाद 5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। टोटल एसेट्स में 2005 के बाद 8.40 टाइम्स की ग्रोथ हुई है एंड नेटवर्थ में 2005 के बाद 20.9 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, जो कि अमेजिंग है। एक ट्रेंड अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का हर पैरामीटर फाइनेंशियल 20 के बाद मैसिव ग्रो हुआ है, चाहे वो वॉल्यूम्स हो, टर्नओवर हो, टोटल एसेट्स हो या फिर नेटवर्थ हो। विच शोज के इंडस्ट्री में ग्रोथ लास्ट के 3 ईयर्स से काफ़ी अग्रेसिवली हो रही है। अब मैं आपको screener.com पर ले चलता हूं, जहां पर हम कुछ और डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो अब हम आ गए हैं screener.com पर। जैसा कि हमने देखा ही था कि कंपनी की सेल्स ऑलरेडी काफ़ी अमेजिंग ग्रो कर रही है, उसके बाद नेट प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एक और हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो यहाँ आप देखोगे कि जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ही कम है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो फाइनेंशियल ईयर 22 का कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी फाइनेंशियल ईयर 22 का कंपैरिजन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डबल से ज़्यादा हुए हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी डबल से ज़्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है एंड यही कारण है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आज सिर्फ 4.32 है एंड इंडस्ट्री पीई 16 है। डिस्पाइट की कंपनी अपने हाईएस्ट एवर सेल्स बना रही है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बना रही है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के बाकी मैट्रिक्स खराब हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4% है, दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ देखें तो 0.12 है। 1 से नीचे की पीई रेशो इन्वेस्टर के फेवर में मानी जाती है एंड ये सिर्फ 0.12 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। उसके बाद क्विक रेशो कंपनी की 1.16 है, करंट रेशो 1.66 है एंड रिटर्न ऑन असेट्स 14.9% है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास बोरिंग्स कम है एंड रिजर्व्स ज़्यादा हैं एंड उसके साथ साथ कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो भी 52 करोड़ के हैं एंड कंपनी के जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो बढ़कर 5,760 करोड़ हो गए हैं, जो कि कंपनी की मार्केट कैप से ज़्यादा हैं, जो कि 5,475 करोड़ है।
इस तरह की बैलेंस शीट को हम काफ़ी सॉलिड बैलेंस शीट बोल सकते हैं। उसके बाद अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर कैश जनरेट किए हैं एंड वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स के अराउंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.64% है। एफआईआईज लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं एंड वो पहुंच गया 10.46%। उसके बाद डीआईएज ने भी अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है एंड वो हो गया 3.11%। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जो हुआ करती थी 43.11% इन सितंबर 2020 एंड अब वो हो गई है 36.79%, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। नेक्स्ट कंपनी बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। कंपनी की प्रेजेंस इस इंडस्ट्री में 1955 से है एंड प्रेजेंटली कंपनी 22 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3,20,000 मैट्रिक पर टन एनम है। कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो उसमें स्टेशनरी आता है, प्रिंटिंग एंड राइटिंग है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड हाई ग्रेड वैल्यू पेपर है, एमजी वैरायटीज है एंड कप स्टॉक एंड कोटर डुप्लेक्स बोर्ड्स हैं। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है रिक्वायर्ड की मटेरियल को इन हाउस डेवलप करना। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 18 में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का 43% इंपोर्ट करती थी, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 0 हो गया है एंड ये काफी बड़ी बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी अपनी 90% से कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पा रही है, एक्सेप्ट कोविड वाला पीरियड जिसमें 72% हुआ था। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर ऑपरेट किया है, दैट इज 98%। किसी भी कंपनी के लिए अपनी कैपेसिटी को इस लेवल पर यूटिलाइज करना ये काफी इंप्रेसिव होता है। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी, एक बार वो देख लेते हैं। कंपनी ने आंध्रा पेपर लिमिटेड का एक्विजिशन किया है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2,40,000 मैट्रिक टन पर एनम है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2,098 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं। विटा जनरेट किया है 787 करोड़ का। ये सारी आंध्रा पेपर लिमिटेड की बात हो रही है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जनरेट किया है वो किया है 522 करोड़ का, मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है। आंध्रा पेपर लिमिटेड में कंपनी 72% का शेयर होल्ड करती है। तो यहाँ आप आंध्रा पेपर लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस एक्विजिशन से कंपनी को इनऑर्गेनिकली ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता है एंड इस बिजनेस से कंपनी 7% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब चलते हैं screener.com पर, जहां हम बाकी डिटेल्स देखेंगे। screener.com पर हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्रॉफिट्स में और भी काफी अमेजिंग ग्रोथ हो रही है एंड उसका रीजन यही होगा कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो बढ़कर 33% हो गए हैं। सेल्स कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एवर जनरेट की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में वो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, मींस अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स के अराउंड हो चुके हैं। एंड नेट प्रॉफिट्स भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स के अराउंड हो गए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस में है वो देखने को नहीं मिला है। एंड यही कारण है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 3.28 है एंड इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 16.0 है। डिस्पाइट की कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स जनरेट कर रही है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बना रही है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है, जबकि कंपनी के बाकी सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी इंटैक्ट हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 61.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 44.8% है, दोनों ही अमेजिंग है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.10 है, जो कि हाईली इन्वेस्टर्स के फेवर में है। उसके बाद कंपनी का डेट है 231 करोड़, जो कि डेट टू इक्विटी बनती है 0.09, मींस हम बोल सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। क्विक रेशो कंपनी की 0.9 है, जो कि थोड़ी सी कम है। करंट रेशो 1.32 है, अच्छी है। रिटर्न ऑन असेट्स 29.6% है, जो कि अमेजिंग है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखें तो बोरिंग सिर्फ 231 करोड़ की है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स 2565 करोड़ के हैं एंड फिक्स्ड असेट्स कंपनी के पास हो गए हैं 1659 करोड़। कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो 75 करोड़ के हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी सॉलिड है। अपने ऑपरेशन से हमेशा ही अच्छे कैश जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर कैश जनरेट किए हैं, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से भी ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली बढ़ाया है। एफआईए 7.38% है, डीआईए 7.18% है। पब्लिक के पास जो सितंबर 2020 में 29.87% की होल्डिंग थी वो आज थोड़ी सी कम होकर 28.92% है, जो कि काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, वैल्यू बाइंग के सारे रीजंस को हमने स्टडी कर लिया है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर अच्छे से स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की कंपनीज को कंसीडर किया जा सकता है। आई होप अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।